नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज मैं आपको सीजी स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से बच्चों का स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, इसको बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा और वो भी आपके मोबाइल पर। जी हाँ दोस्तों, इसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। इसके लिए आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को आप फुल स्क्रीन में ही देखिएगा, तभी आपको बहुत आसानी से समझ आएगा और आप अपने मोबाइल में ही सभी बच्चों का ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी चीज़ों को, जैसे नए बच्चे को कैसे जोड़ें, नवीनीकरण फॉर्म कैसे भरें या नवीन फॉर्म कैसे भरें, या किसी बच्चे का नाम गलती से डिलीट हो गया है उसको वापस कैसे लाएं, या फिर ये कहा जाए कि किसी बच्चे का नाम यदि गलती से जुड़ गया है और उसको यदि हमें डिलीट करना है तो इसको भी हम कैसे करें, इनको मैं एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप सभी प्रकार के वीडियो का लाभ उठा सके। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने मोबाइल में हम क्रोम ब्राउज़र के माध्यम से ही इस साइट को खोलेंगे, तो हम क्रोम ब्राउज़र को कैसे चलाएं इसके बारे में भी बहुत आसानी से बताऊंगा, ताकि आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और यहाँ पर लिखना है स्कॉलरशिप। ठीक है, जैसे ही स्कॉलरशिप लिखेंगे यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल, हमें इसे ही क्लिक करना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर लिखा है यूज़र आईडी और पासवर्ड, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको हमें क्या करना है, भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए, ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऊपर में 3 डॉट दिख रहा है ना, इस 3 डॉट को आपको क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो सबसे पहले इसको आप डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है डेस्कटॉप साइट लिखा है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट का निशान लग जाता है। देखिए डेस्कटॉप राइट का निशान लग गया। अब चूंकि जब तक आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है आपको इसको बार बार ओपन करना पड़े, तो आप क्या करिए, यहाँ पर लिखा है ऐड टू होम स्क्रीन, इसको आप क्लिक करिए। ये देखिए, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा है छत्तीसगढ़ छात्रवृत्ति पोर्टल, इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे मोबाइल में एक एप्लीकेशन के रूप में हमेशा मौजूद रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, वहीं से इनको हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आइए मैं आपको मोबाइल स्क्रीन से ही इसको ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, अब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ गए हैं। ये देखिए दोस्तों, हम अपने मोबाइल स्क्रीन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो अभी शॉर्टकट बनाया था वो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन के रूप में क्या रहेगा, मौजूद रहेगा। इसे हम कहीं भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब मुझे जब तक स्कॉलरशिप का काम करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा, मुझे बार बार क्रोम ब्राउजर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए इसे हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, ये हमें डायरेक्ट उस पोर्टल पर ले जाएगा। ये देखिए, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप इस प्रकार शॉर्टकट जरूर बनाइए, ताकि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, इसको आप हमेशा डेस्कटॉप मोड में रखिए और आपका ऑनलाइन फॉर्म बहुत आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है, और ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसको भरना अनिवार्य है। तो आइए हम यूज़र आईडी और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कैप्चा कोड डालना बहुत ही अनिवार्य होता है, तो कैप्चा कोड को आप बहुत सावधानी से भरिएगा। यहाँ पर कई बार अल्फा बीटा में भी रहता है, यहाँ पर केवल संख्या दिया है तो मैं संख्या भर देता हूँ 5991। उसके बाद आपको लॉगिन को क्लिक करना है, तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्राइवेट स्कूल के लिए एक बार में यदि OTP प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपका ईमेल आईडी पंजीकृत करना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने विकासखंड कार्यालय या फिर नोडल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको OTP प्राप्त हो सके और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकें। नीचे देखिए लिखा हुआ है सत्र
2019-20 में पंजीकृत सभी विद्यार्थियों का सफल भुगतान होने पर ही 2020 और 21 के लिए छात्रवृत्ति का नवीनीकरण होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको बच्चों का नवीनीकरण करना है, जैसे हम कक्षा 4वीं और 5वीं में नवीनीकरण करते हैं, मिडिल स्कूल में है तो कक्षा 7वीं और 8वीं में नवीनीकरण करते हैं, तो ये नवीनीकरण तभी होगा जब आपका पिछले साल सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है, मतलब किसी प्रकार का कोई पेंडिंग नहीं है। तो आइए अब हम इसको बहुत ही बारीकी से क्रमशः समझेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्रमशः बताऊंगा कि हम छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से बच्चों को कैसे जोड़ें, या नवीन फॉर्म कैसे भरें, या फिर नवीनीकरण फॉर्म कैसे भरें। इन सबको मैं बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा। तो आइए हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पर जो 3 लाइन दिख रहा है ना, यहां पर देखिए 3 लाइन दिख रहा है, इसको हमें क्लिक करना होता है। ये देखिए, और यहां पर लिखा है, देखियो आप देख सकते हैं, यहां पर मैं कुछ बता देता हूं। जैसे पंजीयन लिखा है, तो यहां पर आप देखिए पंजीयन 2020-21, इसे ही हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, हमें 19-20 और 18-19 का तो काम नहीं है, और नीचे का काम अभी हमें नहीं है, बाद में हम देखेंगे। तो हमें पंजीयन 20-21 को क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर 17-19-20 के विद्यार्थियों का परिणाम संशोधन, हमें इसका तो आवश्यकता नहीं पड़ेगा। हमें यहां पर देखिए विद्यार्थी का साला परिवर्तन करें। ठीक है, तो हमें यहां पर क्लिक करना है। ये देखिए, जैसे ही हम यहां पर क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यदि आपको बच्चे का आईडी पासवर्ड पता है ना, तो यहां पर आप विद्यार्थी का कोड डालना है, उनका आईडी। पिछले क्लास में बच्चे को आईडी जनरेट किया गया था, उस आईडी को आप डालेंगे तो बच्चे का नाम तुरंत यहां पर दिखाई देगा। फिर उस बच्चे के जानकारी को आप देख सकते हैं, और जानकारी देखने के बाद उस बच्चे का नाम को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मुझे किसी बच्चे का आईडी तो पता नहीं है, तो इसको हम विद्यार्थी के नाम से सर्च करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग विद्यार्थी के नाम से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम दिखाई देंगे। छत्तीसगढ़ में जितने भी बच्चे हैं उसका नाम दिखाई देता है। तो आपको विद्यार्थी के कोड से ही सर्च करना है, या फिर आप उनके जन्म तिथि से सर्च कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा होगा कि आप खाता क्रमांक से भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि एक बच्चे का एक ही खाता क्रमांक होता है, तो उसमें उसी बच्चे का नाम दिखाई देगा। और यदि आप विद्यार्थी कोड से भी करते हैं तो भी उसी विद्यार्थी का ही नाम आता है, जिसमें आप बहुत आसानी से उसको ऐड कर सकते हैं। तो चूंकि मेरे पास ना खाता क्रमांक है और ना ही विद्यार्थी कोड है, तो मैं आपको एक डेमो के रूप में दिखा रहा हूं। यदि यहां पर मैं कोई नाम लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं राहुल, ये देखिए, और इसको मैं क्या कर देता हूं, जानकारी देखें, तो यहां पर मुझे जो लिस्ट दिखाई देगा उसमें छत्तीसगढ़ के सभी बच्चों का लिस्ट दिखाई देगा। ये देखिए, नाम जो है सर्च हो रहा है, और इसको यदि आपने विद्यार्थी आईडी से सर्च किया है तो उसी बच्चे का नाम सर्च होगा, और उस बच्चे को आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग विद्यार्थी आईडी से या फिर खाता क्रमांक से ही सर्च करें, जिससे आपको बहुत आसानी से उस बच्चे का नाम दिख जाएगा। देखिए, चूंकि मैंने चूंकि मैंने किसी बच्चे का नाम सर्च किया है, तो इसमें छत्तीसगढ़ में जितने बच्चे हैं उसका नाम यहां पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यदि आप उसको उसके खाता क्रमांक से या फिर विद्यार्थी आईडी से सर्च करते हैं तो केवल एक ही बच्चे का नाम दिखाई देगा, जिसे आप बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपने उसके आईडी से सर्च किया है तो एक ही नाम दिखाई देगा, और यहां पर देखिए सिलेक्ट, आप सिलेक्ट को क्या करिएगा, सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए, चूंकि ये किस स्कूल का छात्र है मुझे नहीं पता है, को निरस्त नहीं किया है, इसलिए यहां पर लिखा है विद्यार्थी को पूर्व शाला से निरस्त करने के बाद ही विद्यार्थी का नाम शाला में जोड़ा जा सकता है। चूंकि मैंने इसको नाम से सर्च किया था, तो ये जिस स्कूल में पढ़ता है वहां से इनके नाम को निरस्त नहीं किया गया है, इसलिए मैं इसको नहीं जोड़ सकता। इसीलिए यदि आप यहां पर उसके खाता क्रमांक से या फिर स्टूडेंट आईडी से सर्च करते हैं, तो यदि उसके स्कूल में यदि इसको निरस्त कर दिया गया है तो आप बहुत आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया एक कॉलम। अब याद रखिए, यहां से हमें पिछले पेज पर वापस जाना है, तो याद रखिए मोबाइल के बैक बटन से ये वापस नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए उसी पेज में ले जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेन पेज में जाने के लिए आपको हर बार यहां पर देखिए 3 लाइन जो दिख रहा है ना, 3 लाइन दिख रहा है, इसको आपको टच करना है, और यहां पर देखिए आपको पुनः उसी पेज में ले आएगा।
तो आप लोग हर बार ऐसा ही कीजिएगा। अब ये तो हो गया विद्यार्थी का नाम, साला में कैसे जोड़ें, परिवर्तन करें। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नवीन विद्यार्थी का पंजीयन करना है। देखिए मैं आपको बहुत क्रमशः बता रहा हूँ, इसी क्रम से आप भी करिएगा, इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है सारांश प्रतिवेदन। तो हम जानते हैं कि फॉर्मेट बी, तो जब हम फॉर्मेट ए को भर डालेंगे, सभी बच्चों का नवीन और नवीनीकरण हो जाएगा, तब हम फॉर्मेट बी को भरते हैं। तो इस काम को हमें सबसे बाद में करना है। तो हम यहाँ पर आएंगे, देखिए पंजीकृत विद्यार्थी का आवेदन, ये नवीनीकरण के लिए है, तो ये तो बहुत सरल होता है, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा। मैं सबसे पहले आपको ये देखिए नवीन विद्यार्थी का पंजीयन। तो आइए दोस्तों, हम यहाँ पर नवीन विद्यार्थी का पंजीयन फॉर्मेट ए को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नवीन विद्यार्थी का पंजीयन के लिए हमें एक फॉर्म मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा फॉर्मेट ए जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कक्षा चयन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कक्षा पहली से पूरा 8वीं तक ओपन हो रहा है, मतलब आप किसी भी कक्षा में काम कर सकते हैं। पहले ये कक्षा पहली, तीसरी और 6वीं के लिए ओपन होता था, लेकिन अभी ये पूरे क्लास के लिए ओपन हो रहा है। मतलब आप किसी भी बच्चे को जैसे तीसरी में, चौथी, 5वीं, 6वीं किसी भी क्लास में जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो चलो, अगर मैं ध्यान दीजिएगा, अगर क्लास 1 मैं सिलेक्ट करता हूँ तो हम जानते हैं कि क्लास 1 से अस्वच्छ धंधा वाला स्कॉलरशिप मिलता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा, बाकी चीज़ को तो आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट करेंगे, प्रवेश क्रमांक लिखेंगे और उसके नाम लिखेंगे, माता पिता का नाम लिखेंगे, और यदि वो अस्वच्छ धंधा वाला है, क्योंकि पहली से अस्वच्छ धंधा स्कॉलरशिप मिलना प्रारंभ हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए यस पहले से लिखा है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको क्लिक हियर टू अपलोड अनक्लीन, मतलब यहाँ पर अस्वच्छ धंधा का सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसका अपलोड कर सकते हैं। तो चूंकि मुझे क्लास 1 का भी नहीं बताना है, जैसे मैं किसी भी क्लास का, जैसे तीसरी से लेकर 7वीं 8वीं का, तो मैं क्लास 7वीं का चयन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितने भी कॉलम दिए हुए हैं उन सबको आपको क्रमशः भर लेना है। भरने के बाद आप इसको क्या करिएगा, सेव करिएगा। तो देखिए जो भी कॉलम पूछा जा रहा है उसको मुझे बहुत ही सावधानी से भरना है। तो आइए पहले मैं इस कॉलम को भर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे ही आप कक्षा को सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रवेश क्रमांक भरना होगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर प्रवेश क्रमांक भर देता हूँ। यहाँ पर आपको मैं एक विशेष चीज़ बता देता हूँ, जितने भी कॉलम में रेड कलर का स्टार लगा हुआ है उन सभी कॉलम को भरना अनिवार्य है, ठीक है। और याद रखिए जो हल्के काले कलर में रहता है उसको आप नहीं भर सकते, क्योंकि वो पहले से फिलअप रहता है, उनको आप टच करेंगे तो नहीं भराता है। तो आप उसी कॉलम को भरेंगे जिसमें आपको एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे मैंने कक्षा 7वीं ऑलरेडी चयन कर रखा है, तो यहाँ पर देखिए संकाय का चयन करिए 11वीं और 12वीं के लिए, तो ये भी क्लिक नहीं होगा। तो आपको सभी रेड कलर जो स्टार लगा हुआ है उनको भरना अनिवार्य है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थी के नाम, पिता के नाम या माता के नाम में आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखाई, देखिए श्री न लगाएं, तो आपको किसी प्रकार का श्री या श्रीमती नहीं लगाना है, ये देखिए लिखा हुआ है। और बाकी जितने जगह रेड कलर में स्टार लगा है उन सभी कॉलमों को भरना है। कुल मिला के आपको सभी कॉलमों को यहाँ पर भरना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, विद्यार्थी के नाम को आपको सीधा नाम ही लिखना है, और पिताजी के नाम में किसी प्रकार का श्री नहीं लगाना है, और माताजी के नाम में भी किसी प्रकार का श्रीमती नहीं लगाना है। इसी प्रकार आप सभी कॉलम को बहुत ही सावधानी से भर लीजिएगा। और सभी कॉलम जब भर जाए तो यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में सेव का ऑप्शन रहता है, इस सेव के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या आप विद्यार्थी डाटा फॉर्म ए को सुरक्षित करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कृपया सुनिश्चित कर लीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यस करना है, क्योंकि हमने फॉर्म तो भरा नहीं है। यदि हम यहाँ पर यस करेंगे तो भी ये सुरक्षित नहीं होगा, ठीक है। तो आप पूरे फॉर्म को भरने के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, सुरक्षित करिएगा, तो इसका फॉर्म ए क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर नो कर देते हैं। और इसी प्रकार जितने बच्चों का आप नवीन फॉर्म भरते हैं उसका आप एक गुस्वारा बना लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भी भरते समय हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब याद रखिए मैंने बताया है कि यहाँ से यदि आप मोबाइल के बैक बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ से बैक नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए उसी पेज में ले आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 लाइन बना हुआ है देखिएगा ऊपर में, इसको क्लिक करना पड़ता है। 3 लाइन को क्लिक करने के बाद ये हमें क्या करेगा, मेन पेज में ले आएगा। ये देखिए दोस्तों, हम पुनः मेन पेज पर आ गए हैं। यहाँ से हमें पंजीयन को क्लिक करना है। उसके बाद अब हमें
पंजीकृत विद्यार्थियों का आवेदन, मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, नवीनीकरण करना है, तो या फिर किसी बच्चे का नाम को डिलीट करना है, निरस्त करना है, तो हम इसको क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नवीनीकरण वाला ऑप्शन तभी दिखाई देता है जब पिछले साल आपके विद्यालय में सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिला है। यदि पेंडिंग है तो ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आइए इसको हम ओपन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बच्चों का नवीनीकरण कर सकते हैं। ठीक है, नवीनीकरण का मतलब अगर कोई बच्चा हमारे ही स्कूल में पढ़ रहा था, जैसे पिछले साल अगर 6वीं में पढ़ रहा था, तो उनका नाम अपने आप 7वीं और 8वीं में आ गया है, तो उसको हमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए एडिट एप्लीकेशन लिखा है, उसको हमें क्लिक करना है और सेव करना है, बस इतना ही करना है। मान ले जाए हमारे स्कूल से कोई बच्चा टीसी लेकर किसी दूसरे स्कूल में चला गया है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको निरस्त कर देना है। तो ये अगले स्कूल में वो क्या कर सकता है, उस स्कूल के जो टीचर हैं उनको अपने स्कूल में जोड़ सकता है, लेकिन आपको उसको निरस्त करना पड़ेगा यहाँ से। अब देखिए, मान लिया जाए कोई बच्चा है, इसको मुझे क्या करना है, अपने स्कूल में नवीनीकरण फॉर्म भरना है, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एडिट एप्लीकेशन लिखा है, उसको मुझे क्लिक करना है। ये देखिए, और चूंकि ये जानकारी तो पूरी सही होगी, क्योंकि पिछले साल इनको स्कॉलरशिप मिला था तभी ये वाला पेज खुल रहा है, अन्यथा ये वाला पेज नहीं खुलता। तो हम इसको खोलेंगे और यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन है नीचे में, तो इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो ये देखिए, विद्यार्थी का पंजीकरण सफलतापूर्वक संशोधित हो गया है, विद्यार्थी का आवेदन क्रमांक इतना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको सभी बच्चों का क्या करना है, एडिट एप्लीकेशन को क्लिक करना है, नीले कलर में जो दिख रहा है उसको, और जैसे ही इनको हम क्या करते हैं, एडिट एप्लीकेशन को क्लिक करते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर में आ जाएगा। यहाँ नीचे देखिएगा, तो ये देखिए जितने बच्चों का एडिट किया गया है एप्लीकेशन, उनका नाम यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसी प्रकार आपको सभी बच्चों का जो नीले कलर में जो दिखाई दे रहा है, उन सभी बच्चे का एडिट एप्लीकेशन को क्लिक करना है और सेव करना है। याद रखिए, यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, पासबुक चेंज हो गया हो, तो उसको आपको संशोधन करने के बाद ही सेव करना है। अब जिस बच्चे का हमने यहाँ पर क्या किया है, अभी एडिट एंड सेव किया है, वो बच्चा हमारे इस लिस्ट में दिखना चाहिए और वो ग्रीन कलर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए सभी बच्चे जो है 7वीं कक्षा के हैं, इसमें 7वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे दिखाई देंगे। देखिए, तो इन सभी बच्चे को क्या करना पड़ेगा, हमें एडिट एप्लीकेशन करके क्या करना है, सेव करना है। तो मैंने अभी जिस बच्चे का नाम एडिट सेव किया है, एप्लीकेशन एडिट एंड एप्लीकेशन, वो इस लिस्ट में दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ पर 6वीं कक्षा के बच्चे को जोड़ा गया है, वो यहाँ पर भी दिखाई देगा, और हमने अभी एक कक्षा 7वीं के बच्चे का नाम एडिट किया था, वो देखिए यहाँ पर ग्रीन कलर हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको सभी बच्चे का नाम क्या करना है, एंट्री करना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपको सभी बच्चे का नवीनीकरण फॉर्म भरना है। तो आइए अगले ऑप्शन पर जाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें पुनः वही 3 लाइन को टच करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल के बैक बटन से ये बैक नहीं होता है। तो ये देखिए, ये वाला 3 डॉट, तो ये देखिए इस 3 लाइन को हम क्लिक करते हैं और ये हमें पुनः मेन पेज पर ले आता है। ये देखिए, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। यदि आपके विद्यालय में किसी बच्चे का नाम गलती से डिलीट हो गया है, अगर आपने उस बच्चे का नाम गलती से निरस्त कर दिया है, तो यहाँ पर देखिए हेल्प वाले कॉलम में जाएंगे और उस निरस्त किए हुए बच्चे को आप पुनः रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, निरस्त विद्यार्थी को रिस्टोर करें, मतलब जैसे ही आप इनको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपने जितने बच्चों का नाम डिलीट किया होगा, उस बच्चे के नाम को आप पुनः अपने विद्यालय में ला सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें कुछ लिस्ट दिखाई दे रहा है। तो चूंकि हमने मिडिल स्कूल खोला था, तो हम कक्षा 8वीं पढ़ने वाले बच्चों का नाम ही क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। मान लिया जाए गलती से हमने 7वीं में पढ़ने वाले बच्चे का नाम निरस्त कर दिया और वो हमारे विद्यालय में ही पढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस बच्चे को क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, तो वो बच्चा हमारे विद्यालय में पुनः वापस आ जाएगा। तो इस फंक्शन का आप उपयोग कीजिए, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी बच्चे का नाम गलती से डिलीट हो जाता है, तो यहाँ से आप उनको बहुत ही आसानी से वापस ला सकते हैं। तो आइए यहाँ से भी हम पुनः मेन पेज पर जाते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आप
आपका काम कंप्लीट हो गया है, आपने सभी बच्चों का नवीनीकरण फॉर्म और नवीन फॉर्म भर लिया है। तो उसके बाद आप एक प्रतिवेदन भरते हैं फॉर्मेट बी, जिसमें एक गोश्वारा होता है। तो उस गोश्वारा को आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, अपलोड कर। फॉर्मेट बी को क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल में दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखिए चूज फाइल लिखा हुआ है, उसको क्लिक करना है और आपने जो फॉर्मेट भरा हुआ है उसको आप अपने मोबाइल में फोटो खींच लीजिए। फिर उस फोटो को क्या कर दीजिएगा, यहां पर क्या कर दीजिए, अपलोड कर दीजिएगा। तो यहां से आप चूज फाइल कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर फाइल सिलेक्ट कीजिएगा और आपने जो भी फोटो यहां पर क्या किया होगा, खींचा होगा, उस फोटो को आप क्या कर दीजिए, यहां पर अपलोड कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा फाइल का जो साइज है यहां पर लिखा है 100 KB होना चाहिए, है ना। तो आप उसको साइज कर सकते हैं, रिसाइज कर लीजिएगा। उसके बाद इसको क्या कर दीजिएगा, सिलेक्ट कर दीजिएगा। यहां पर सारांश प्रतिवेदन अपलोड कीजिए, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए यहां से हम बैक चलते हैं। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण होता है फॉर्मेट बी को भरना। ध्यान दीजिए, सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी अपलोड करें में आपको फोटो अपलोड करना है, लेकिन यहां पर सारांश प्रतिवेदन फॉर्मेट बी प्रविष्ट करें, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भरना पड़ता है लिखित रूप में, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपको सारांश प्रतिवेदन आपने जो फॉर्मेट बी में भरा हुआ है, आपके पास जो प्रपत्र है जिसमें आपने भरा है, उसी को यहां पर क्या करना होगा, आपको भरना होगा। तो यहां पर देखिए आपको बच्चों को जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, चूंकि मैंने मिडिल स्कूल खोला है तो क्योंकि सभी बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है मिडिल स्कूल में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जितने बच्चे को आपके विद्यालय में स्कॉलरशिप मिलता है उसकी जानकारी यहां पर भरना है जो आपने फॉर्मेट बी में भरा है। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा है, तो यहां पर बॉयज और गर्ल्स की संख्या को आपको भरना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसानी से यहां पर आपको समझा रहा हूं। यहां पर देखिए हॉस्टल लिखा हुआ है, यदि आपके विद्यालय के बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो यहां पर उनकी संख्या आपको लिखना पड़ेगा। और यदि आपके विद्यालय के बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से वो सारे बच्चों का जो संख्या है नॉन हॉस्टलर में आएगा, तभी आपका फॉर्म जो है कंप्लीट होगा। ध्यान दीजिएगा लास्ट में देखिए यहां पर लिखा हुआ है अस्वच्छ धंधा वाला, तो यदि आपके विद्यालय में अस्वच्छ धंधा से संबंधित विद्यार्थी हैं तो उसकी संख्या यहां पर लिखना अनिवार्य है, ठीक है, लास्ट कॉलम में। लेकिन याद रखिए उस अस्वच्छ धंधा वाले विद्यार्थी का जो नंबरिंग है उनको आपको यहां पर टोटल बॉयज और गर्ल्स लिखा है शुरू में, उसमें भी उनको गिनकर लिखना है। ये तो आप सभी जानते हैं। इन सभी कॉलम को भर लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर सेव कर देना है। इस प्रकार आपका फॉर्मेट बी जो है क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपका फॉर्म बी कंप्लीट हो जाने के बाद यहां पर आपको चेक करना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर शैक्षणिक वर्ष आप लोग सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद यूटाइस कोड लिखा है उसको आप लोग सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे देखिए समरी डिटेल, इसमें लिखा हुआ है प्रपत्र बी के अनुसार। तो यहां पर जो गोश्वारा दिया हुआ है ये सीजी पोर्टल द्वारा अपडेट किया है, और आपने जो प्रपत्र बी भरा है, फॉर्मेट जो भरा है, उनका मिलान इनके साथ कर लीजिएगा। ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। आपको लगता है कि इसमें जो गोश्वारा दिया हुआ है उसमें कोई एक स्टूडेंट का नाम अधिक दिख रहा है, तो निश्चित रूप से आपको नवीनीकरण में जाके या संशोधन में जाके उस बच्चे का नाम को क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको इस गोश्वारा के साथ आपको अपने गोश्वारा फॉर्मेट बी को मिलाना अनिवार्य है। और आपको लगता है कि आपका फॉर्मेट परफेक्ट है और ये गलत है, तो निश्चित रूप से आपने कहीं ना कहीं किसी बच्चे का नाम को एडिट करना या डिलीट करना भूल गया है, तो उसको आप क्या करिएगा, एडिट या डिलीट करके उनको संशोधन कर लीजिए। और आपको लगता है कि ये वाला गोश्वारा सही है और आपने जो फॉर्मेट बी भरा है, तब भी आपको ही फॉर्मेट बी में जाके आपको संशोधन करना होगा। उसके लिए आपको नवीनीकरण या नवीन को क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। और बगल में देख सकते हैं प्रपत्र अ लिखा हुआ है, तो इस प्रपत्र अ को भी आप मिलान कर लीजिएगा। एक भी कॉलम यदि सही नहीं है तो ये वेरिफिकेशन नहीं होगा। पूरी जानकारी कंप्लीट भरने के बाद आप इसको क्या करिएगा, वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद ही आप इसको सेंड टू बीओ और सेंड टू डीओ कर सकते हैं।
तो आइए इसके बाद हमें क्या करना है उसको बताते हैं। इसके लिए हमें पुनः वापस जाना पड़ेगा मेन मेन्यू पर। यहां पर देखिए, अब देखिए भुगतान के लिए बीओ और डीओ को प्रेषित करें, इसको हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें शैक्षणिक वर्ष का तो चयन हुआ है, आप यहां पर चयन कर सकते हैं। फिर नीचे देखिए कृपया सभी विद्यार्थियों के आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, खाता धारक का नाम, छात्रवृत्ति राशि की जांच कर लेवें। इनको आपको अच्छी तरीके से जांच कर लेना है। छात्रवृत्ति राशि शून्य होने अथवा पूर्व में ही बीओ डीओ को प्रेषित होने की अवस्था में डीओ बीओ को पास प्रेषित करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। मतलब यदि पहले से ही कुछ त्रुटि है तो ये सेंड टू डीओ या बीओ नहीं होगा, तो आप इसको मिलान कर लीजिएगा, कोई भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहां पर आप डाइस कोड का चयन कीजिए और क्या कर दीजिएगा, इसको सबमिट कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप ऑनलाइन छात्रवृत्ति बहुत ही सरल तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक शिक्षक साथियों तक भेजिए, ताकि सभी शिक्षक साथियों को किसी भी प्रकार की ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में कोई परेशानी न हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।